हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आपके सामने सेशन लग चुका है, वर्क एंड एनर्जी, है ना। चैप्टर 10 आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है फिजिक्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, और काफ़ी खास चैप्टर है क्योंकि 11th क्लास में भी मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी आपको बताया, जहाँ पर हमने वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी पिछली क्लास में। वहाँ पर भी मैंने बताया कि आप बच के निकल नहीं सकते हैं, है ना। जो भी साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, 10th के बाद जब आपको स्ट्रीम चूज़ करने का चांस मिलेगा, तो अगर वहाँ पर आप साइंस चूज़ करते हैं तो 9th क्लास की बहुत सारी बातें आपको सारी की सारी वापस से मिलेंगी, लेकिन थोड़ा और ब्रॉडर टर्म्स में, है ना। ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो करण भैया आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? आज आपने कुछ लगाया हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे क्या हम? नहीं, आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज हम अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करेंगे, और वर्क को मैं बाद में आपको समझाऊंगा, है ना। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया हुआ भी है पिछले सेशन में। अभी मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पर एनर्जी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने एनर्जी को डिस्कस कर रहा हूँ। और एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी की यहाँ पर हम बात करते हैं, है ना, तो दो एनर्जी आपको यहाँ पर पढ़नी है, और फिर से आप हायर क्लासेस में इन दोनों एनर्जी को पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा से। लेकिन और एनर्जीज भी वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है, कौन कौन सी एनर्जी? एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। पिछली क्लास में हमने इस पर एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल किया था, एग्जांपल 10.4। दूसरी एनर्जी आपको ध्यान रखनी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो क्या समझते हैं आप इससे, इस लॉ से? जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है 3rd चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कि करण भैया मास ना तो क्रिएट हो सकता है, ना ही मास, अगेन आज के अगर हम सिनेरियो में बात करें मॉडर्न टाइम की, तो ये लॉ अब उस लेवल पर वैलिड नहीं है। एंटोनी लवोइशियर साहब ने, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री ने ये लॉ दिया था। और जब हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, और मैं आप लोगों को 11th-12th क्लास में भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये हमें अपनी उस ट्रू सेंस, मतलब इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना। पहले बहुत सालों तक इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट आज के समय अगर हम बात करें तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो करण भैया आप तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताने लग गए, तो इसलिए बता रहा था स्टूडेंट्स कि कहीं पर भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए, कहीं पर भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए, है ना। बैच के स्टूडेंट्स ने इन बातों को बहुत अच्छे से समझा है। कंजर्वेशन वर्ड अगर आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वांटिटी का कंजर्वेशन, किसी भी क्वांटिटी का कंजर्वेशन, जैसे हम 9th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो किसी भी क्वांटिटी का कंजर्वेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि ना उस क्वांटिटी को, या आप अगर सही मायने में समझे तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब सिर्फ इतना सा ध्यान, जैसे मान लीजिए मैं कंजर्वेशन एनर्जी पर अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड। कोई मतलब आप लगा लीजिए इसका एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम कंजर्व रहेगी। तो करण भैया फिर हम ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब एनर्जी हमारी खत्म हो गई, खर्च हो गई? अरे भाई तुम्हारी खर्च हुई है, ठीक है, किसी की गेन हुई है, ठीक है, पूरा आप सम लेकर चलोगे तो वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जैसे मास में समझा हमने, मास का कंजर्वेशन क्या है, उसी तरीके से एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे एनर्जी का भी कंजर्वेशन बिल्कुल मास के कंजर्वेशन की तरह है, कि एनर्जी को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को और ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी मस्ट बी कंजर्व इन एनी केस,
ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो सकती। फिर क्या होती है करण भैया? तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपको फाइनल एग्जाम में, है ना, फेब में जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं 2026, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या मतलब है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, कि एनर्जी को ना तो और ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको और ज्यादा कम किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। तो फिर भैया इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आ रही बात समझ में? अरे भाई, आपने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हुई, फैन चलने लग गया, स्विच ऑन करा, बल्ब ग्लो करने लग गया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। थोड़ा सा साउंड को अवॉइड करेंगे आप, है ना, कुछ थोड़े से ऐसे मूर्ख किस्म के इंसान कई बार होते हैं, है ना, जिनको मजा आता है थोड़ा सा शोर करने में, कोई बात नहीं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन जैसा कि मैंने बताया आपको, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। यहां पर डिस्ट्रॉय और क्रिएट होने की बात नहीं चल रही है। जैसे आप एक स्लोप पर ऐसे आगे गए स्टूडेंट्स, ये स्लोप है, इस पर आप ऐसे पहाड़ी पर आगे चढ़ रहे हो, स्टीप पर आप ऐसे आगे चढ़ रहे हो, तो आप ग्रेविटी के मतलब ऊपर जा रहे हो ना, आप समझो, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक हाइट आप चढ़ रहे हो ऊपर की ओर, आप थकोगे, सीधी सी बात है, आप थकोगे। तो थकने का मतलब तो करण भैया हम बोल रहे हैं कि एनर्जी कम हुई, आप कह रहे हो एनर्जी, ये तो बोलना ही नहीं है, हमारी तो डिस्ट्रॉय हुई एनर्जी, हमने इतना सारा काम किया तो हमारी एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हुई नहीं। आपकी एनर्जी वहां डिस्ट्रॉय हुई है, बट जिस काम को कर कर आप अपनी एनर्जी को कम बोल रहे हैं, उस एक तरीके से सिस्टम में एनर्जी गेन हुई है। आपका लॉस कहीं गेन है, और वो थ्रू आउट द होल जर्नी यू कैन से इट विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। गॉट इट? अरे भाई, आप पत्थर को लेकर ऊपर चढ़े, पत्थर को लेकर, अब अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हाइट के साथ ये बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ती है। तो मान लीजिए आपने कोई सिस्टम लिया, कोई पत्थर लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, और उसको लेकर आप 10 माले पर चढ़ गए। सारी बात समझ, भारी सा था वो, अब आप थक गए। अब आप तो कह रहे हो कि करण भैया पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं, पूरी तरीके से सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब करण भैया ने कहा कि अरे यार, एनर्जी पर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है, तो ये तो बोल नहीं सकते। तो अगर बोल रहे हैं तो करण भैया फिर पिटाई कर देंगे, डांटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो कहीं हम मतलब सही तो बोल रहे हैं करण भैया कि हम तो थके, तो आप गलत क्यों कह रहे हैं? कि बेटा वहां पर आपको ध्यान रखना है कि हर जगह कंजर्वेशन है एनर्जी का। तो आपकी एनर्जी तो खर्च हुई है वहां पर, ये एक लाइन अपने आप में पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको यहां ध्यान रखना है कि आपका जो लॉस है उस पत्थर में, मैंने क्या बोला, आपने नीचे से उठाया, आप मान लीजिए मारकर नीचे गिरा है, और इसको उठाकर मैं एकदम पहुंच जाऊं एकदम, है ना, 20वें माले पर, तो अब वहां पोटेंशियल एनर्जी का मैंने क्या केस बताया कि हाइट के साथ ग्राउंड पर कोई चीज है और उसको मैंने एक हाइट दे दी, यहां पर है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हाइट के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो हाइट के साथ, है ना, हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आपकी एनर्जी आप वहां बोल रहे हैं लॉस हुई है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में, उस पत्थर के अंदर एनर्जी क्या हुई है? गेन हुई है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो आपका लॉस, ठीक है, आपका लॉस कहीं पर एनर्जी का गेन भी है, तो वो पूरा मिलाकर आपको हमेशा कंजर्व देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अभी मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी तो मैं बस आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं कि आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो। मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं अपनी काइनेटिक एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एक ऐसी एनर्जी जो कि आप कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट उस कैसे हो पा रहा है?
यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वहां पर काइनेटिक एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ये मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक वर्ड से ही आप समझ रहे, पहले चैप्टर में भी आया है, फर्स्ट चैप्टर में भी काइनेटिक वर्ड है ना। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट चैप्टर में क्या है, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमने किसी सिस्टम का बढ़ा दिया है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या करने लगे हैं, लगातार मोशन करने लग गए हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है पहले से ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पर। तो काइनेटिक का मतलब यही आप ध्यान रखेंगे, मूवमेंट, द एनर्जी पजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी के केस में। होप सो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है करण भाई, यानी जैसे एक क्लासिक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे मान लो आप कि आपने एक तरीके से तीर धनुष लिया, ठीक है, और आपके पास जो बो है, एरो है, आपने लगाया और स्ट्रिंग पर ये खींचे जा रहे हो, आप ये खींचे जा रहे हो, आ रही बात समझ में? अभी कहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये जो आप पीछे कर रहे हो, आ रही बात समझ? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप एक तरीके से ये जो आप काम कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का यही केस है। तो ये जो आप जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो भी आपकी एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, है ना, वो एक तरीके से जो मैं पीछे खींच रहा हूं वो कहां आना है, वो आगे आ जाएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहेगा। आ रही बात समझ में? तो 11th क्लास में हम इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सब चीजों की भी बात करते हैं, इस केस को थोड़ा सा और उस वे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं स्ट्रिंग खींच रहा हूं उसकी एक्चुअल टेंडेंसी क्या है, शेप को गेन करने की, तो उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, आप पीछे ले जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही ये काम आप करते जा रहे हो और उसके बाद आप छोड़ोगे, एकदम से आपने छोड़ा, क्या ही एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप एकदम पूरी तरीके से उसको स्ट्रेच करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा मूवमेंट और काफी दूर तक वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब वो जो एरो है, वो जो आगे ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो किस वजह से वो मोशन आप देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी तो करण भैया समझ गए। अभी ये काइनेटिक एनर्जी करण भैया ये और बता दीजिए कि ये कहां से इसका फॉर्मूला बना है, जो हमने पिछली क्लास में बड़ा शानदार सा न्यूमेरिकल किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस न्यूमेरिकल को जरूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस हैं उसके आने के, आता रहता है, तो आप अच्छे से उस क्लास को देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी करण भैया हाफ mv² कहां से, अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी कहां से आया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, यानी अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं जहां पर सारी चीजें हैं, है ना, सारी क्वांटिटीज हैं, तो मैं s की अगर बात कर रहा हूं, मैं इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, इन चारों में आपस में क्या रिलेशन है? तो थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन के तहत आप लोग ये जानते हैं 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आप सभी ने पढ़ा है मोशन चैप्टर में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां से अगर मैं s निकाल लूं, क्योंकि मुझे s की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी मैं यहां पर ये पॉइंट डिस्कस करना शायद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा तो आप वर्क डन को नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी एनर्जी की जब भी मैं बात करूंगा तो आप वर्क डन को नहीं भूल सकते, क्योंकि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में, वर्क डन और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है?
यहां पर मैं सबसे पहले वर्क डन निकालूंगा। यहां पर मैं क्या निकालूंगा, आप चैप्टर समझ पा रहे हैं, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्क एंड एनर्जी, दोनों में बहुत गहरा रिलेशन है। अरे भाई कोई वर्क कैसे हो पा रहा है, एनर्जी की वजह से ही तो हो पा रहा है, इतना तो हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन जो होता है हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, वही आपका क्या होता है, वर्क डन। तो ये बात आप नहीं भूलेंगे। तो वर्क डन के रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मूले तक। तो वर्क डन ये तो आप सभी जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने अच्छे से एग्जांपल देकर आपको पिछली क्लास में समझाया। तो इसी एस को निकालूंगा मैं। आप समझ पा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन भी है और यहां पर दोनों वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी और फाइनल वेलोसिटी भी। किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। और यहां से अगर मैं एस निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो मैं उस एस को यूज कर पाऊंगा और फोर्स का भी फॉर्मूला रख दूंगा, ठीक है, जो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है, विच सेज दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को मैं जीरो कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये मैं मान के चलूंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आप समझ पाए, मैं यहां आपको समझाता हूं। यहां से s क्या आएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, तो s आएगा करण भैया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s के साथ क्या है, s के साथ मल्टीपल में क्या है, s का प्रोडक्ट क्या है, 2a। तो जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में वो आके इधर डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास s आ चुका है, यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, s निकाल लिया। और जब मैं वर्क डन की जगह पर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स अभी बताया मैंने आपको, है ना, पूरा भारत जानता है शायद, मास इनटू एक्सेलरेशन। और s क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, होता क्या करण भी है, ये तो हमने निकाला है। आप होता क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमने निकाला है। तो वर्क डन यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है। आप सभी समझ पा रहे हैं कि वर्क डन यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है, तो आप सभी बोलेंगे, है ना, लगातार बोलेंगे, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना चीजें रिटेन होंगी। तो वर्क डन करण भैया यहां पर हमारे पास आ चुका है। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वर्क डन हो चुका है m इंटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना, और ये हमारे पास आ चुका है इंटू में 1/2। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, तो ये तो हमारा वर्क डन है ना। वर्क डन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अच्छा सा W नहीं बन रहा हमारा, तो थोड़ा सा कमजोर W बना था, ठीक है, जॉन्डिस हो गया था हमारे वर्क डन को। चलिए देखिए, तो हाफ यहां पर आप देख रहे हैं। अब यहां पर स्टूडेंट समझेंगे, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है, लाइन लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम 1/2 इंटू में m और v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट v स्क्वायर, है ना। अब यहां तो कुछ भी दिखाने की जरूरत है नहीं, है ना। मैं अगर v स्क्वायर की बात कर रहा हूं, माइनस में 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, खत्म। तो यहां से आपके पास वर्क डन आ चुका है स्टूडेंट्स, हाफ mv स्क्वायर। ये आपका वर्क डन है, ये आपका क्या है, वर्क डन है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो वर्क डन होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से ये बात सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वर्क डन जो होता है करण भैया, हम अगर अपने वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भूल नहीं सकते आप लोग,
है ना, आपको कोई अधिकार ही नहीं है भूलने का। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है करण भैया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जिन्होंने सेशन पिछला अच्छे से कंप्लीट किया है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को। मैंने पूरा न्यूमेरिकल कराया भाई आपको, 20 से 22 मिनट में एक न्यूमेरिकल इतने अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी पर हाफ mv²। और वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की मैं बात करूंगा, अरे करण भैया वो तो u 0 के बराबर है, तो 1/2 इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर, तो कुछ आया ही नहीं, तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं। तो यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं इन सब चीजों को हटाकर कि यही वर्क डन मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर मैं और किसी एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वर्क डन आपका क्या है? वर्क डन आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी का चेंज। और काइनेटिक एनर्जी में यहां चेंज का मतलब क्या है? किसी का भी, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज का मतलब है फाइनल ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इनिशियल तो कुछ है ही नहीं यहां पर। काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो करण भैया u बराबर 0, तो इनिशियल तो खत्म। तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन है वही आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv² को मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² भी बोल सकता हूं। आई होप अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स आपने, है ना, कि किस तरीके से हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² के बराबर डिराइव कर पाते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, है ना, 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ इसी तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा और आप लोग पसंद करेंगे, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो भी उठने वाले आपके मन में डाउट्स हैं उनको लगातार पूछते रहेंगे और मैं लगातार आपके लिए, ठीक है, क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। तो इसी नोट पर आज की क्लास को हम ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।